हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम 30 जून एंड 1 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या रहने वाला है। पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो इन 2 दिनों में हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे आसाम गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। FATF की ग्रे लिस्ट पे हमें बात करनी है और वीडियो के एंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले इस पर्टिकुलर डेज में हम जो भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो देखेंगे। सो 1 जुलाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। एवरी ईयर 1 जुलाई को हम GST डे सेलिब्रेट करते हैं। GST का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है GST, और यह आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का ये मतलब होता है कि डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट मैनर में हमसे ही टैक्स जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स, हमारी इनकम पे टैक्स लगता है जो कि डायरेक्ट टैक्स है, एंड इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स नॉट डायरेक्टली पेड बाय द कस्टमर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GST को हमने 1 जुलाई 2017 से इफेक्ट में लाया था, इसलिए 1 जुलाई को हम GST डे सेलिब्रेट करते हैं। GST को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी किया था। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सेलर ऑफ गुड्स होते हैं, उन पे GST लगाया जाता है और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे तक ही पहुंचता, तो बेसिकली हम ही उसको पे करते हैं। GST के लिए आपको 5 इंपॉर्टेंट टैक्स स्लैब्स देखने को मिलती हैं। वो स्लैब क्या कौन कौन सी? तो 0%, 5, 12, 18 एंड 28%। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल भी इंसर्ट किया गया था जिसको हम आर्टिकल 279A के नाम से जानते हैं, जिसके बाद GST काउंसिल बनाया गया था। GST काउंसिल को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। GST काउंसिल का जो हेड होती है वो निर्मला सीतारमण है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है। ठीक है, रिसेंटली 53rd नंबर की GST काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें जितने भी मिल्क के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि कैन में, एल्यूमिनियम, टिन कैन और अलग अलग कैन में मिल्क को प्रोवाइड करते, उनके लिए एक यूनिफॉर्म GST बनाया गया विच इज 12%। ठीक है, इसके अलावा जो रेलवे फैसिलिटीज होती है, रेलवे टिकट होती है, रेलवे पे जो कार फैसिलिटी होती है, या आपके जो वेटिंग हॉल एंड रूम्स होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज में GST को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने यहाँ पर कवर की थी। ठीक है, तो GST हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहली बार GST को इंट्रोड्यूस किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मतलब ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी इन 2000। इसलिए ये आपका क्वेश्चन है ALP का, ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में कि GST के फादर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ GST इन इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहते हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने आइडिया प्रपोज किया था GST का इन 2000। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अरुण जेटली जी के बारे में, जो कि हमारी कंट्री के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो पहले चेयरमैन भी रहे हैं GST काउंसिल के। ठीक है, डायरेक्ट चीज़ है। तो GST काउंसिल का काम क्या होता है? GST से रिलेटेड जो भी फैसले करने हैं कि किस पे इम्पोज किया जाएगा GST, वो सारी बातें GST काउंसिल फैसला लेती है। फ्रांस वो पहली कंट्री है जिसने GST को इम्पोज किया था, इम्प्लीमेंट किया था 1954 में। क्लियर हुआ? तो ये कुछ एडिशनल बातें हो गई अबाउट द GST। डन। चलिए, अब 1 जुलाई को, 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी दोनों होती है। किसकी? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिनको हम शॉर्ट में डॉक्टर BC रॉय के नाम से जानते हैं। एक फिजिशियन रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल भी रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर BC रॉय की बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डॉक्टर डे। नेशनल डॉक्टर्स डे की स्टार्टिंग 1991 में की गई थी, जिसकी थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट। ठीक है, BC रॉय जी को भारत रत्न सम्मान भी दिया गया है 1961 में। तो भारत रत्न अवार्ड ही आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको डिस्कस किया था 2024 में टोटल 5 लोगों का नाम है जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अभी रिसेंटली जो CPO एग्जाम का मैंने एनालिसिस किया था, उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द भारत रत्न। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि 2023 में भारत रत्न किसे दिया गया। ओके, मतलब 2019 में ही दिया गया था, तो वही भारत रत्न बेसिकली पूछा गया। तो नानाजी देशमुख वगैरह का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, ही इज द ओनली मेडिकल प्रैक्टिशनर टू हैव रिसीव द भारत रत्न अवार्ड BC रॉय। अब 1 जुलाई को हम CA डे भी सेलिब्रेट करते हैं।
नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे या फिर सीए डे भी हम 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1 जुलाई को फॉर्मेशन हुआ था ICAI का, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI का फॉर्मेशन 1949 में 1 जुलाई को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा सॉरी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करता है। अब इस साल हम इनकी 76 नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इंडिया का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1 जुलाई को 3 इंपॉर्टेंट डे हो गए, GST, डॉक्टर और आपका CA। GST फिल करने के लिए CA के पास जाओगे, ठीक है, GST नहीं भरा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा टेंशन के कारण। जैसा आपको याद रखना है आप याद रखिए, लेकिन 1 जुलाई को हमने 3 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर लिए। चलिए अब 30 जून के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 30 जून को संडे था। तो संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स आया था। आई थिंक आपने वीकली करंट अफेयर्स देख लिया होगा, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन का एक क्विज भी देखने को मिला होगा। ओके, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीकली करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मेरा सजेशन है, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। मेरा सजेशन है आप वो दोनों वीडियो देखिए, आपको जरूर हेल्प रहेगी आने वाले एग्जाम के लिए। मैंने यहाँ पे 6 मंथ मतलब जैन से लेकर जून तक इस 6 मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, और इन 6 मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स जैसे कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, वो सारे इंडेक्स को यहाँ पे कवर किया है। तो ये 2 वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बुक्स का आएगा, क्योंकि जो अभी CPU एग्जाम हुआ था उसमें हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बुक्स के थे, इसलिए जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो हम 6 मंथ की सभी इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स रिलीज की गई हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं वापस 30 जून। 30 जून को हमने इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे सेलिब्रेट किया, ठीक है। 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और डिसाइड किया था कि 2017 से एवरी ईयर हम इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे सेलिब्रेट करेंगे 30 जून को। 30 जून ही क्यों सिलेक्ट किया गया, तो उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि 1908 में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड क्रैश हुआ था, इंडिया मतलब सॉरी अर्थ से टकराया था। कहाँ पर आप देख सकते हैं, तुंगुस्का रिवर रीजन साइबेरिया रशिया में, जिसके कारण लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इफेक्ट में हुआ था। एंड कहा जाता है कि इट इज द लार्जेस्ट एवर एस्टेरॉइड इम्पैक्ट रिकॉर्डेड इन द ह्यूमन हिस्ट्री। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे 1908 के इस इवेंट को ध्यान में रखते हुए 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे सेलिब्रेट करते हैं। पर्पस यही है कि पब्लिक को अवेयरनेस दिलाई जा सके कि जो ये कॉमेट या एस्टेरॉइड्स होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है अगर वो क्रैश करते हैं अर्थ सरफेस से, और पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, 30 जून को हमने एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया था, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ द पार्लियामेंटरिज्म 2024, क्योंकि इस दिन IPU का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन IPU का फॉर्मेशन हुआ था, कब, 1889 में। और ये आपकी फर्स्ट पॉलिटिकल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। जब 2 देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, तो वो उनको डायलॉग से सॉल्व करती है, ना कि वॉर से। इसलिए इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था और इस साल 135 नंबर की एनिवर्सरी मनाई गई है। अच्छा, थीम क्या थी, तो थीम है यहाँ पे पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, बिल्डिंग ब्रिज फॉर द पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, आपको थीम देखने को मिलेगी। तो ये हो गए आपके 30 जून के इंपॉर्टेंट डे। तो आज हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट डे देख लिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से। लेकिन यहाँ पर सभी को पता है कि वर्ल्ड कप फिनिश हो गया है, तो वर्ल्ड कप के बारे में 2-4 बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पर्सन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो रिसेंटली 9th एडिशन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खत्म हुआ है, कंक्लूड हुआ है। होस्ट कंट्री कौन सी थी, तो होस्ट कंट्री आपको वेस्ट इंडीज एंड USA देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप देखते हैं वर्ल्ड मैप को तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर हो गया आपका ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका जहाँ पे एल सल्वाडोर एंड पनामा जैसी कंट्रीज आती है, और यहाँ पर ये कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी में आपको कई सारे छोटे आइलैंड्स मिलते हैं, जैसे कि क्यूबा वगैरह आइलैंड है। तो इन सब कंबाइंड आइलैंड्स को जो कैरेबियन सी में है, इनसे एक टीम बनती है जिसको हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसको ही वेस्ट इंडीज कहा गया है, जहां पर ये मैच हुए थे, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज और USA में आपको फाइनल देखने को मिलेगा, मतलब होस्ट नेशन देखने को मिलेंगे। एंड टोटल टीम्स 20 थी, 20 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इतनी चीजें ओके। इसके अलावा आपको पता है कि युवराज सिंह है, क्रिस गेल है और आपका उसेन बोल्ट है, ये सभी लोग यहाँ पे
ब्रांड एम्बेसडर थे इस पर्टिकुलर इवेंट में, आपको पता ही है, ठीक है। यूएसए की टीम के लिए ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है, यूएसए की टीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा था, तो अमूल यूएसए की टीम को स्पॉन्सर कर रहा था, ये बात भी हमें पता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका का। आपने देखा कि साउथ अफ्रीका फाइनल में खेल रहा था और साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स थे उनकी जर्सी में भी अमूल लिखा हुआ था, अगर आपने नोटिस किया हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनल के बारे में। सो फाइनल मैच कहाँ खेला गया? बारबाडोस में खेला गया। बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल ब्रिज टाउन में इसे खेला गया था फाइनल मैच इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, ठीक है। एंड इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से बीट किया है एंड 9th एडिशन ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के टाइटल को लिफ्ट करने का काम किया है। 2007 से ये आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और ये सेकेंड ट्रॉफी आपको इंडिया की देखने को मिलेगी। इंडिया ने पहली बार इस ट्रॉफी को 2007 में ही लिफ्ट किया था और ये इंडिया का सेकेंड नंबर की ट्रॉफी आपको मिलेगी 2024 में इंडिया ने लिफ्ट की है, ठीक है। इतनी चीजें। दिस इज इंडिया सेकेंड T20 वर्ल्ड कप विक्ट्री आफ्टर दे हैड वॉन इट इन 2007। डन, इतनी चीजें हैं। इसके अलावा अभी चैंपियन ट्रॉफी इन्होंने 2013 में जीती थी, मतलब लगभग 11 साल के इंटरवल के बाद आप बोल सकते हो कि अगली आईसीसी की ट्रॉफी को जीता गया है। और अगर ओवरऑल निकालो तो ये जो हमने वर्ल्ड कप आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप है, लगभग 17 ईयर्स के बाद हमने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, तो इसलिए काफी सेलिब्रेशन हुआ हमारे देश में, ठीक है। इतनी चीजें। इंडिया ऑल्सो बिकम द फर्स्ट टीम टू विन द मेंस T20 वर्ल्ड कप विदाउट लूजिंग अ गेम ऑल टूर्नामेंट, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसीसी ट्रॉफी विनर्स के बारे में। तो आईसीसी की जो ट्रॉफी है वो आपका देखो, एक तो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, एक T20 वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियनशिप ट्रॉफी है। तो यहाँ पर आपको सारी ट्रॉफीज देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर हम बात करते केवल इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को 1983 में कपिल देव जी के समय, और कपिल देव जी अभी आपको तो पता ही है कि यहाँ पे जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं, ठीक है। सो 1983 में और 2011 में हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, फिर 2007 और अब 2024 तब हमने यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया, ये T20 वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है। 2002 और 2013 में हमने चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता है। डन, इतनी चीजें। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है इंडिया के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हैं अगर सारे की सारी आईसीसी की ट्रॉफीज को मिला दिया जाए तो सबसे सक्सेसफुल आपको टीम मिलती है ऑस्ट्रेलिया की, कि ऑस्ट्रेलिया ने कई बार वर्ल्ड कप भी जीता है, T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जीती है, ठीक है। इतनी चीजें। डन हो गया। चलो आगे बात कर लेते हैं फिर हम। तो यहाँ पर जब इंडिया ने जीता है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइज मनी तो दिया गया होगा। तो इंडिया को टोटल कैश प्राइज मनी विक्ट्री के लिए 2.45 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ रुपीस के आसपास होता है, ये दिया गया। सिमिलर जो बीसीसीआई की सेक्रेटरी है जय शाह, हम सभी को पता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई हमारे देश की रेगुलेटरी बॉडी है जिसका आपको हेडक्वार्टर बानखेड़े स्टेडियम मुंबई में देखने को मिलता है। इसके सेक्रेटरी जय शाह ने अनाउंस किया है कि जो आईसीसी T20 अभी हम वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारी टीम को 125 करोड़ रुपीज प्राइज मनी दी जाएगी। 125 करोड़ रुपीज इंडिया दे रहा है और लगभग 20 करोड़ रुपीज आईसीसी की आपकी प्राइज मनी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब इस मैच में ये राहुल द्रविड़ जी का टेन्योर यहाँ पे खत्म होता है और हमारे देश के, हमारे टीम के ये हेड कोच थे। अब इनके हेड कोच का ये टेन्योर यहाँ पे फिनिश होता है इस विक्ट्री के बाद। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हों, सबसे ज्यादा रन बनाए हों। तो आपको अफगानिस्तान के एक प्लेयर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है रहमानुल्लाह गुरबाज, ठीक है। रहमानुल्लाह गुरबाज, इन्होंने 281 रन बनाए हैं और हाईएस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है इस चैंपियनशिप में, इस वर्ल्ड कप में? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के क्रिकेटर, अफगानिस्तान के प्लेयर रहमानुल्लाह गुरबाज। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे रोहित शर्मा का नाम है। रोहित शर्मा ने 257 रन बनाए थे और रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने एंड रविंद्र जडेजा जी ने, तीनों ने यहाँ पे T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया, ये बात भी आपको पता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा विकेट टेकर कौन रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो अफगानिस्तान के आपको फजल हक फारूकी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंडिया के अर्शदीप सिंह, दोनों ने 17 विकेट्स को यहाँ पर लिया है, ठीक है। इतनी चीजें। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा स्मार्ट कैच ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव। कैच तो आपको याद हो गई अगर आपने मैच देखा है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे कुछ अवार्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आप यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट देख सकते हो विनर्स की कि 2007 में पहला मैच होता है, होस्ट करता है साउथ अफ्रीका, विक्ट्री होती है इंडिया की। फिर आ जाते हैं 2024 में यूएसए और वेस्ट इंडीज इसे होस्ट करते हैं जिसमें विक्ट्री होती है इंडिया की। तो इंडिया 2 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, इतनी चीज़ें, तो ये कंप्लीट आपको लिस्ट देखने को मिल गई। अब जैसे कि मैंने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बेसिकली यहाँ पे रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है T20 इंटरनेशनल से, तो इनके नाम में कई सारी विक्ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आईसीसी हम वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जो हमने 2007 में जीता है और फिर 2024 में जीता है, इन दोनों मैच में आपको रोहित शर्मा कॉमन देखने को मिलने वाले हैं। फिर आईसीसी जो चैंपियनशिप ट्रॉफी हमने 2013 में जीती थी उसमें भी आपको रोहित शर्मा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो एसीसी एशिया कप है 2010, 2016, 2018 और 2023, इन सब में भी आपको रोहित शर्मा कॉमन देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो हमने जो ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, फिर इसके अलावा 2013 की चैंपियनशिप ट्रॉफी हो गई, फिर अभी आपका ये वर्ल्ड कप हो गया, 2024 का वर्ल्ड कप हो गया, और एशिया कप 2010, 2016 और 2023, इन सब में इन्होंने ट्रॉफी जीती है। तो ये इनका हो गया आपका बेसिकली इंटरनेशनल करियर क्या रहा है वो बताया गया है। ठीक है, डन। चलिए अब अगले पर्सन जो न्यूज में है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, नाम है इनका एंटिनो कोस्टा ऑफ पोर्चुगल, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। ठीक है, पोर्चुगल की कैपिटल क्या है? लिस्बन है। ये वही एरिया है जहां से 1498 में वास्को डिगामा चले आए थे हमारे देश में। और ये क्वेश्चन अभी सीपीओ की 27 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन तो जाते ही हैं। ठीक है, चलो अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, वापस न्यूज में आते हैं। एंटिनो कोस्टा जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल रहे हैं, इनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर नेशन का एक ग्रुप है जिसमें एक यूरोपियन काउंसिल और एक यूरोपियन कमीशन होता है। ठीक है, तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है एंटिनो कोस्टा, जो कि पोर्चुगल से है या पुर्तगाल से है, और इनका टेन्योर 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होने वाला है। और एक इसको रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे चार्ल्स माइकल ऑफ बेल्जियम, इनको रिप्लेस करने का काम करेंगे। ठीक है, डन। जैसे कि मैंने कहा यूरोपियन यूनियन में एक यूरोपियन आपका काउंसिल है और एक यूरोपियन कमीशन है। तो यूरोपियन कमीशन की बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रपोज किया गया है उर्सुला वॉन डेर का नाम एज अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। ऑलरेडी है, वापस से नाम प्रपोज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है काजा कलास। इनको नेक्स्ट हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फॉरेन अफेयर्स एंड द सिक्योरिटी पॉलिसी बनाया गया है यूरोपियन काउंसिल में। ओके है। अगर यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में बात करते हैं तो कोई भी पर्सन एज अ प्रेसिडेंट 2.5 ईयर के टेन्योर के लिए इलेक्ट किया जाता है, और एक बार उनके टेन्योर को मतलब री इलेक्ट हो सकते हैं केवल एक बार। मतलब मैक्सिमम जो टेन्योर हो सकता है किसी भी पर्सन का वो 5 ईयर हो सकता है, 5 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यूरोपियन काउंसिल एक बॉडी है यूरोपियन यूनियन की जो कि पॉलिटिकल एजेंडाज पे डिस्कशन करती है, और ट्वाइस अ ईयर इनकी मीटिंग होती है। हेडक्वार्टर आपको बेल्जियम में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 12th नंबर के विश्व हिंदी सम्मान के बारे में। तो रिसेंटली 12th एडिशन विश्व हिंदी सम्मान का दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। एक्चुअली हमारी जो 12th एडिशन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? फिजी में हुई थी। तब ये अवार्ड अनाउंस किया गया था, तब इनको अवार्ड नहीं मिल पाया था। तो इसलिए यहाँ पर जो एम्बेसी ऑफ इंडिया है नेपाल में, उन्होंने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और उस इवेंट में डॉक्टर उषा ठाकुर को यह सम्मान दिया गया है। सो डॉक्टर उषा ठाकुर वॉज अवॉर्डेड द 12th विश्व हिंदी सम्मान वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस एट द हिंदी संवाद इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल। इन्होंने 40 से ज़्यादा जो इनकी बुक्स है उनको ट्रांसलेट किया है हिंदी एंड नेपाली लैंग्वेज में, और ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि 12th नंबर की वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? फिजी में हुई थी 2023 में। अब यहाँ पे रिसेंटली कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जैसे कि यूके कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024। ठीक है, ये अवार्ड किसे दिया गया है? संजना ठाकुर को दिया गया है, और संजना ठाकुर 3rd नंबर की इंडियन बन गई है जिनको ये अवार्ड दिया गया है इनकी जो रचना है, जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है ऐश्वर्या राय के लिए। नेक्स्ट है पेन प्रिंटर प्राइज 2024।
करेजियस राइटिंग के लिए ये अवार्ड अरुंधति रॉय को दिया जाएगा अक्टूबर के मंथ में लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं PSU लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड। यहाँ पे टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDC को ये अवार्ड दिया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ लीडरशिप इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर नेशनल अवार्ड फॉर द अटल पेंशन योजना इंप्लीमेंटेशन कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को दिया गया है, जो कि आपका एक RRB है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये पहले पर्सन है, पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, और नाम क्या है? विनोद गंतारा। तो ये रिसेंटली दिए गए अवार्ड्स की एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और PDF से डाउनलोड कर लोगे तो ज़्यादा ईजी होगा। सो PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम को भी सर्च कर सकते हैं, जिसका नाम है पूजा जैन CA 247। यहाँ से भी आप इजीली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। डन इतनी चीज़ें। चलिए अगला जो नाम है अगेन इंपॉर्टेंट है, हम बात करने वाले हैं विक्रम मिस्री के बारे में। एंड विक्रम मिस्री को अपॉइंट किया एज अ 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो हमारा जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय के सचिव बेसिकली इन्हें बनाया गया है, फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है 35th नंबर के। और ऑलरेडी हमारी कंट्री के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरह भी काम कर चुके हैं, और इनका जो टेन्योर है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होगा एज अ फॉरेन सेक्रेटरी। इसके अलावा ये इंडिया के एम्बेसडर चाइना में भी रह चुके हैं 2019 से 2021 तक। स्पेन में भी इंडियन एम्बेसडर की तरह काम किया है इन्होंने, और म्यांमार में भी इंडियन एम्बेसडर की तरह इन्होंने काम किया है, ठीक है। ये किसको सक्सीड करेंगे? तो अभी हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन क्वात्रा, इनको सक्सीड करने का काम विक्रम मिस्री करेंगे, ठीक है। पहली फीमेल फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन रही है? तो कोकिला अय्यर रही हैं। इन्होंने 2001 से 2002 तक इस काम को किया था, और 23rd नंबर की हमारी कंट्री की फॉरेन सेक्रेटरी रही हैं। अब यहाँ पे अलग अलग जो हमारे मंत्रालय हैं उन सबके सेक्रेटरीज होते ही हैं। एक छोटी सी लिस्ट है, आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज के नाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा हैं, डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमाने हैं, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ, फाइनेंस सेक्रेटरी वी सोमनाथन एंड होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नाम आता है रवि अग्रवाल का। एंड रवि अग्रवाल को अभी रिसेंटली CBDT का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। CBDT क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को हम CBDT कहते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और रवि अग्रवाल को नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, और ये नितिन गुप्ता को रिप्लेस करने वाले हैं। किसको रिप्लेस करेंगे? नितिन गुप्ता जी को रिप्लेस करेंगे। CBDT एक अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में काम करती है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर किया गया था, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपको मिल जाएगी, ठीक। चलिए अब यहाँ पे अगला एक नाम है हमारे पास। इस नाम को समझने से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे DLS के बारे में। DLS का मतलब होता है डकबर्थ लुईस स्टर्न मेथड। तो डकबर्थ लुईस मेथड के बारे में आपने सुना होगा, अगर आप स्पेशली क्रिकेट लवर है तो डेफिनेटली सुना होगा आप लोगों ने। जब रेनफॉल हो जाती है, वेदर खराब होता है, और किसी भी वजह से जब आपके मैच इंटरप्ट हो जाते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से कैलकुलेट किया जाता है कि जो हमारी सेकेंड टीम है, टीम इनिंग्स के लिए क्या टारगेट यहाँ पे सेट किया जाए। तो उसी मेथड को हम क्या कहते हैं? डकबर्थ लुईस मेथड कहते हैं। तो डकबर्थ लुईस मेथड इज अ फॉर्मूला यूज्ड इन द क्रिकेट टू कैलकुलेट अ फेयर टारगेट फॉर द सेकेंड टीम्स इनिंग व्हेन अ मैच इज इंटरप्टेड बाय द वेट वेदर और अदर स्टॉपेज, ठीक है। पहली बार 1997 के इंटरनेशनल क्रिकेट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पर जो ICC है, ICC ने इसे 2001 में अडॉप्ट किया। तो इस मेथड का जो फॉर्मुलेट किया है, इस मेथड का जो फॉर्मूला बनाया है, वो किसने बनाया है? डकबर्थ और लुईस मिलके, 2 लोगों ने मिलकर बनाया है। तो जो लुईस है उनकी डेथ ऑलरेडी 2020 में हो गई थी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डकबर्थ के बारे में। तो फ्रैंक डकबर्थ जो कि इन्वेंटर है DLS मेथड के, ही पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज 84। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, इसलिए आपको ये न्यूज़ में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डन इतनी चीज़ें। चलिए अब यहाँ पे RBI ने भी कुछ किया है। क्या किया है? RBI ने रिवाइज किया है। रिवाइज किया है मतलब ऑलरेडी कुछ चीज़ एग्जिस्टिंग होगी तभी तो आप उसको रिवाइज करोगे, यस। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपका फ्रेमवर्क था 2012 का, उसको यहाँ पर रिवाइज किया गया है। तो RBI रिवाइजेज
शार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024 टू 2027 के लिए शार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क को रिवाइज करने का काम आरबीआई ने किया है। तो शार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। शार्क में टोटल आपको 8 कंट्री मिलती है इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग 7 कंट्री हो गए और एक आपकी इंडिया हो गई, तो इनके बीच में करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क को रिवाइज करने का काम आरबीआई ने किया है फॉर 2024 टू 2027, और जिसके लिए जो कॉर्पस या मनी रखी है वो कितनी है जाएगी 250 बिलियन रुपीस आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 250 बिलियन रुपीस, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस यहाँ पे डिसाइड किया गया है, ठीक है। अब ये क्या होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लेते हैं अभी शार्क कंट्री में एक देश है का आपका श्रीलंका ने कहा कि हमें लाइन ऑफ क्रेडिट से इंडिया से 2000 करोड़ रुपए की जरूरत है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका ने कहा कि हमें 2000 करोड़ रुपीस चाहिए हैं, तो इंडिया ने बोला कि ठीक है आप यहाँ पे 2000 करोड़ रुपीस ले लो और आप इंटरेस्ट के साथ बाद में हमको लौटा देना, या विदाउट इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है कि आपकी डील किस पे साइन हुई, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीमेंट होते हैं वो प्री डिटरमाइन एग्रीमेंट होते हैं। बिकॉज इन्फ्लेशन आता है, डॉलर एंड यूरो एंड अदर करेंसी की वैल्यूएशन में चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे उस चेंज का इस लोन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कि हो सकता है आज मैंने डॉलर में लोन उठाया है और आज डॉलर की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज है और कल को डॉलर की वैल्यू 80 रुपीज हो गई, तो मुझे तो ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो मैं पहले ही क्या कर लूँ, फिक्स कर लूँ एक प्राइस। तो प्री डिटरमाइन एग्रीमेंट होता है और इसमें आप अपनी लोकल करेंसी में स्वैप कर सकते हो, मतलब पैसा दे सकते हो। तो यहाँ पे श्रीलंका ने बोला कि ठीक है हम आपको पैसा लौटा देंगे लेकिन अपनी करेंसी में लौटाएंगे, या इंडिया कह रहा है कि अमेरिका को हम पैसा देंगे लेकिन अपनी करेंसी में लौटाएंगे। तो इस तरीके से ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए जाते हैं। तो इसके लिए 25,000 करोड़ रुपीस का कॉर्पस रखा है। वैसे ही सिमिलर यहाँ पे एक और विंडो रेडी की गई है, जो ऑलरेडी आपका डॉलर और यूरो स्वैप विंडो है, उसके लिए $2 बिलियन आपको फंड देखने को मिल जाएगा कॉर्पस। द सेंट्रल बैंक विल कंटिन्यू ऑफरिंग स्वैप एग्रीमेंट इन द यूएस डॉलर एंड यूरो अंडर अ सेपरेट डॉलर यूरो स्वैप विंडो विद ओवरऑल कॉर्पस ऑफ $2 बिलियन। ठीक है, इतनी चीजें। तो आरबीआई ने जो सार्क नेशंस के सेंट्रल बैंक्स हैं उनके साथ बेसिकली इस एग्रीमेंट को साइन किया है, और ये 2012 से ये एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, अभी रिसेंटली इसको रिवाइज करने का काम किया गया है। इससे फायदा क्या होता है, इससे शॉर्ट टर्म जो आपके शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी है उसको मेंटेन किया जा सकता है। अगर कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है कि आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचे हैं, आपके पास जैसे कि 1991 में क्या हुआ था जब एलपीजी मॉडल्स आए थे, तो 1991 में हमारे पास यही तो फाइनेंशियल क्राइसिस थी कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म पे था, 15 दिन का पैसा ही था कि हम किसी फॉरेन कंट्री से अपने गुड्स को मंगा सकें। तो ऐसे केस में आप दूसरी कंट्री से पैसा ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, इन द फॉर्म ऑफ यूरो, जिससे आप ट्रेडिंग कर सको और बाद में अपनी करेंसी में उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को रिजॉल्व करने के लिए स्वैप एग्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। शार्क का फॉर्मेशन 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। 8 नेशन इसके मेंबर है, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, और यहाँ पे 9 कंट्रीज आपको ऑब्जर्वर स्टेटस के साथ मिल जाएंगी। डन। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर इंडिया भी है और इंडिया ने 2010 में इसको ज्वाइन किया था। ये टास्क फोर्स क्या देखती है कि कोई भी कंट्री किस तरीके से पॉलिसीज बना रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या आपका टेररिस्ट फंडिंग हो गया, उसको कैसे आप रेगुलेट कर रहे हो, तो उस पर ये फोकस करने का काम करता है, ठीक है। अब इनका समय समय पे क्या होता रहता है, एक इवोल्यूशन रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर जो इवोल्यूशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया है उसको FATF ने अडॉप्ट कर लिया है और पाया गया कि इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड द टेररिस्ट फंडिंग, इसलिए FATF ने इंडिया को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में इंक्लूड किया है विथ रशिया। अभी हम इसको पूरा देख लेते हैं। देखिए, इंडिया हैज बीन पुट इन द रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी बाय द ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। द डिसीजन वाज टेकन एट द प्लेनरी मीटिंग ऑफ द FATF हेल्ड इन द सिंगापुर फ्रॉम द 26 of June to 28 of June। यहाँ पे मीटिंग कहाँ हुई थी, सिंगापुर में हुई थी, जहाँ पे ये इवोल्यूशन रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया है इंडिया की बाय द FATF,
ठीक है, यहाँ पर देखो 17 कंट्रीज और उनके जो भी कंप्लाइंस थे, उनके जो भी एक्शंस थे, पॉलिसीज थी, बेसिकली उनको यहाँ पर देखा, असेस किया एफएटीएफ ने और उसके बाद ये एक्शन लिए हैं। इंडिया के साथ साथ रशिया, फ्रांस, इटली एंड यूके, इन सभी लोगों को भी रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। जैसा कि मैंने बता ही दिया है, इंडिया एफएटीएफ का मेंबर सिंस 2010 आपको देखने को मिलेगा। एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और कई सारी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब के साथ मिलकर ये बॉडी ऑपरेट होती है। अंडर द पेरिस समिट मीटिंग 1989 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। एफएटीएफ में आपको 39 मेंबर नेशंस देखने को मिल जाएंगे और रशिया को 2023 में सस्पेंड कर दिया गया था बाय द एफएटीएफ, ठीक है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और प्रेसिडेंट कौन है? राजा कुमार है, जो कि सिंगापुर से है। हमारे देश में एक एक्ट काम करता है विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। डेफिनेटली इसके बारे में आपने सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये हमने जो पास किया था, ठीक है। इसको ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, तो उनके बेसिस पे ही हमने इस एक्ट को पास किया गया था और इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2005 में। अब यहाँ पे एक और फैसला लिया है एफएटीएफ ने, टर्की को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया है। ग्रे लिस्ट वो होती है कि जो प्रॉपर मतलब काम कर रही है, पॉलिसीज बना रही है, लेकिन अभी उनकी पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं है। मॉनिटर करने की जरूरत है कि किस तरीके से आप मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट फंडिंग को कम कर रहे हो। तो ग्रे लिस्ट मतलब क्या है? कंट्रीज अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग फॉर द डिफिशियंसी इन द कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंडिंग, उनको हम ग्रे लिस्ट कहते हैं। और ब्लैक लिस्ट वो होती है जिनको हाई अलर्ट या हाई मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, जिनकी पॉलिसीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और लगातार टेररिस्ट फंडिंग में इन्वॉल्व है, तो वो आपकी ब्लैक लिस्ट कंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पे टर्की ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में था सिंस 2021 से ग्रे लिस्ट में था, लेकिन यहाँ पे टर्की ने जो भी पॉलिसीज बनाई होंगी उसके बाद इसको ग्रे लिस्ट से बाहर किया है एफएटीएफ ने। ये फैसला भी रिसेंटली लिया गया है। आप देख सकते हैं ये कुछ कंट्री है जो कि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है एज ऑफ फरवरी 2024, ईरान, म्यांमार एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है असम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024। तो असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पे जो विटनेस होते हैं, किसी भी कोई क्राइम हो गया, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो विटनेस से पूछा जाता है ना, यार आपने क्राइम सीन में क्या क्राइम देखा है, या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो कई बार विटनेस की जान पे बने आती है, या उनको टॉर्चर किया जाता है, या धमकियां दी जाती हैं कि आप मेरे खिलाफ गवाही नहीं दोगे। तो इस केस में क्या होता है, जो विटनेस है वो डर जाते हैं, तो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। जैसे कि व्यापम का स्कैम तो आई थिंक आपने सुना होगा, और ये भी सुना होगा जो व्यापम स्कैम के जितने भी विटनेस थे वो धीरे धीरे करके सारे उनकी डेथ हो गई, ऐसा बोलते हैं, बट वो मुझे नहीं लगता वो डेथ थी। चलो छोड़ते हैं उस बात को। यहाँ पर हम देखेंगे असम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024 इज अ रिसेंटली अप्रूव्ड इनिशिएटिव बाय द असम गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड विटनेस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रायल, ठीक है। और इसको जून 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये अलाइन करता है सेक्शन 398 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। तो हमारा जो नया लॉ है, नया जो कानून है, और आज से 1 जुलाई से जो इम्पोज किया जा रहा है, उसके सेक्शन 398 से ये अलाइन करता है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड डेडिकेटेड फंड इसके लिए तैयार किया गया है, जो कि इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। कोई भी विटनेस जो विटनेस प्रोटेक्शन अगर चाहता है कि मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, मुझे खतरा है, तो वो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। जो भी अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अथॉरिटी होगी, उसको आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हो कि मुझे खतरा है, मुझे आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, ठीक है। असम गवर्नमेंट ने जो सेट ऑफ रूल्स है फॉर द असम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, इसको 2020 में सेटअप किया गया था। अब यहाँ पे फंडिंग भी दी गई है। फंडिंग में जैसे कि वीडियो टैप ट्रायल हो गया, विटनेस के हाउस में कैमरास को इंस्टॉल करना हो गया, टेम्पररी बेसिस पे उसको रिलोकेट करना हो गया, अगर उसको खतरा है, जान का खतरा है, तो उसको फिर किसी दूसरे घर में या फिर सेफ हाउस में रखा जाएगा, तो रिलोकेशन का कॉस्टिंग हो गया। तो ये सारी चीजें इस फंड में इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा आसाम गवर्नमेंट ने रिवीजन किया है ट्रांसपोर्टेशन पेनाल्टीज पे। तो बहुत अच्छा रूल बना दिया है असम गवर्नमेंट ने। क्या कहा है, जो टू व्हीलर्स होते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी हम उनसे कोई फाइन नहीं लेंगे, उनके फाइन को एलिमिनेट करते हैं, जिससे वो अपने मनी को सेव कर सकें। ऐसा असम गवर्नमेंट ने कह दिया, आप देख सकते हैं। ऑल्सो द असम कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट टू द ट्रांसपोर्टेशन रूल्स. Fine for riding a two-wheelers without the proper registration have been eliminated to help individual to save money.
इसके अलावा हेलमेट लॉ सेम रहेंगे, लेकिन जो 3 व्हीलर्स है उनको 4 वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद उनसे फाइन लिया जाएगा। तो 4 वार्निंग तक इनको चांसेस दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नाउ बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। रिसेंटली मैंने आप लोगों को संज्ञान एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ मनोज यादव जी ने संज्ञान एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो संज्ञान एप्लीकेशन क्या है? तो हमारे जो नए क्रिमिनल लॉज आज से हमारे देश में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, हमारे आरपीएफ के पर्सनल्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए अबाउट द न्यू लॉ, इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क विल बी सेटअप। तो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पहला बायोप्लास्टिक पार्क को सेटअप किया जा रहा है? तो लाखिमपुर खीरी। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड अ नेशन वाइड कैंपेन फोकस्ड ऑन टैबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो टैबैको फ्री हो, इसके लिए एक कैंपेन रन किया गया है। किसने किया है कैंपेन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, आंसर क्या हो जाएगा? नवीन चंद्र झा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन्वेंटर ऑफ डकबर्थ लुइस स्टर्न मेथड फ्रैंक डकबर्थ पास्ड अवे रिसेंटली। इस मेथड को फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में कब यूज किया गया था? तो 1997 में इंट्रोड्यूस किया था और आईसीसी ने 2001 में इसको अडॉप्ट किया था। रिसेंटली टर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया है, ठीक है। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, 12th विश्व हिंदी सम्मान एट द हिंदी सम्मान इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। नेक्स्ट है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिस्री विल टेक चार्ज एज अ ब्लैंक फ्रॉम द 15th of जुलाई। सो ये हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट रिसेंटली किसने पब्लिश की है? सो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया से 4300 मिलियनियर बाहर चले जाएंगे 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन सा बन गया है जो कि अपने लाइफ स्टॉक पे कार्बन टैक्स इम्पोज करेगा जो आपकी मीथेन गैस रिलीज करते हैं बाय द 2030? सो आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन अ फर्स्ट फॉर द इंडियन रेलवे द सेंट्रल रेलवे हैज इंस्टॉल अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ 10 MWP कैपेसिटी इन द इगतपुरी लेक। इगतपुरी लेक कहाँ पर लोकेटेड है? तो यहाँ पर इंडियन रेलवे का जो सेंट्रल रेलवे है वो एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहा है इगतपुरी लेक में। तो इगतपुरी लेक आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। India ended their 11-year wait for the ICC Cricket World Cup trophy by defeating South Africa by the 7 runs to win the ICC Men's T20 World Cup 2024. The final match was held in which stadium? कौन से स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था? जो भी आपका आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा, सारे करेंट अफेयर समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।